आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण में सबसे पहले हम देखेंगे अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल को कैसे परिभाषित करेंगे? अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और साथ ही साथ जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो तीन खास बातें जो अम्ल में होती है, स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते। अगर लिटमस पेपर जो नीला लिटमस पेपर है उसके ऊपर अगर हम अम्ल की कुछ बूंदें डालें तो वो लाल हो जाएगा। तीसरी बात, ये जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देंगे। जब इनका जलीय विलयन बनाया जाएगा तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे। अब हम इनके उदाहरण देख लें। जैसे उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 इत्यादि इत्यादि। अब हम देखें पौधों एवं जंतुओं में अम्ल। जैसे देखें नींबू, संतरा, मौसम्बी, इनमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, क्योंकि ये सारे जो पौधे हैं ये सिट्रिक फैमिली को बिलोंग करते हैं, सिट्रिक परिवार के सदस्य हैं, इसलिए ये सारे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। इसी तरीके से इमली, अंगूर, इनमें पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। चींटी जब हमको काटती है तो जहां पर उसने काटा है, डंक मारा है, उस जगह पे लाल धब्बा हो जाता है, सूजन आ जाती है हल्की सी। इसका अर्थ यह है कि चींटी ने हमारे शरीर में एक अम्ल डाल दिया है और वो अम्ल है मेथेनोइक अम्ल। तो चींटी में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल, चींटी के डंक में पाया जाता है। इसी तरीके से यूरिन में पाया जाता है यूरिक अम्ल। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, बहुत सारे पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, जैसे नींबू, संतरा, इमली, टमाटर, दही, ये सब खट्टे पदार्थ हैं और खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उनमें अम्ल पाया जाता है। अब हम देखें सांद्रता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है तनु अम्ल। तनु अम्ल किसे कहेंगे? अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो। ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो, उसको कहेंगे तनु अम्ल। अब दूसरा जो सांद्रता के आधार पर अम्ल का प्रकार है वो है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल ऐसा अम्ल जिसमें जल अल्प मात्रा में हो, जल कम मात्रा में हो, वो सांद्र अम्ल कहलाता है। अम्ल की मात्रा बहुत अधिक हो और जल की मात्रा अल्प हो, बहुत कम हो, तो ऐसा अम्ल क्या कहलाएगा? सांद्र अम्ल। अब प्रबलता के आधार पर अम्ल को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भाग? दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। तो सबसे पहले हम देखें दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो विलयन में कम संख्या में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जो कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, या हाइड्रोनियम आयन कम संख्या में उत्पन्न कर रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन मतलब H3O+ आयन, ये क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल। जल में अगर विलय करें, जल में घोलें किसी अम्ल को और हाइड्रोजन आयन कम मात्रा में उत्पन्न हो तो उस अम्ल को कहेंगे दुर्बल अम्ल। अब कौन कौन से अम्ल दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं? जैसे उदाहरण के लिए सिट्रिक अम्ल जो नींबू, संतरा, मौसम्बी में पाया जाता है। इसी तरीके से एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है। ये सब दुर्बल अम्ल के उदाहरण हैं। अब हम देखें प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल के विपरीत। कैसे? ऐसे अम्ल जिसमें जल में घोले, कभी ऐसे अम्ल जो जल में अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन
या हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब जल में विलय करने पर जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं तो उनको कहेंगे प्रबल अम्ल। दुर्बल अम्ल हाइड्रोजन आयन कम संख्या में उत्पन्न करते जलीय विलयन में, और प्रबल अम्ल हाइड्रोजन आयन अधिक संख्या में उत्पन्न करते हैं जब भी इनका जलीय विलयन बनाया जाता है। अब इनके उदाहरण कौन कौन से हैं? इनके 3 उदाहरण हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये प्रबल अम्ल के केवल 3 उदाहरण हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब हम देखेंगे अम्ल के गुणधर्म। अम्ल के गुणधर्म क्या होते हैं? अम्ल के गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल की कुछ बूंदे अगर हम नीले लिटमस पेपर पे डालेंगे, नीले लिटमस पेपर पे डालेंगे तो क्या हो जाएगी? नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। तीसरा अगर गुण देखें तो अम्ल जो है वो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो सूचक है, ये अम्ल और क्षार की पहचान करने में उपयोग किया जाने वाला संश्लेषित सूचक है। तो मिथाइल ऑरेंज की कुछ बूंदे जब अम्लीय विलयन में डालेंगे तो लाल रंग उत्पन्न होगा, तो मिथाइल ऑरेंज के साथ अम्ल लाल रंग देते हैं। अब हम देखें अम्ल की धातुओं के साथ क्रिया। अम्ल जब धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। अम्ल की जब धातुओं के साथ अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। अब देखें हम इसको शब्दों के रूप में देखें, शब्द समीकरण में देखें तो धातु की जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो एक तो बनेगा धात्विक लवण, और जो हमको याद रखना है हाइड्रोजन गैस। जब भी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। अब हम इसको उदाहरण के लिए ले लें, एक धातु ले लें जिंक, और अम्ल ले लें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जब इनकी अभिक्रिया होगी, अम्ल की और धातु की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? धात्विक लवण। तो यहां पर बनेगा जिंक धातु का लवण जिंक क्लोराइड, और साथ ही साथ क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहां पर हमने समीकरण में जिंक के सामने एस लिखा हुआ है जो कि दिखाता है कि जिंक ठोस अवस्था में है। साथ ही यहाँ जिंक क्लोराइड के सामने AQ लिखा हुआ है, ये दिखा रहा है कि जिंक क्लोराइड जो है उसका जलीय विलयन है। और हाइड्रोजन के सामने हमने लिखा है G, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस है। यहाँ ऊपर वाले तीर से दिखाया है क्योंकि गैस जो है वो हल्की होती है और ऊपर की ओर उठती है, इसलिए ऊपर वाले तीर से गैस को दिखाते हैं। एक और उदाहरण ले ले हम, जैसे जिंक धातु की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं। जिंक धातु की अभिक्रिया जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होगी तो जिंक धातु का लवण जिंक सल्फेट बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। तो अब हमको याद रखना है कि जब भी अम्ल, अब हम आगे देखें कि जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है उसको कैसे पता लगा हमको कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, क्योंकि वो तो दिखाई तो देती नहीं। तो हम इसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध करेंगे कि निकलने वाली गैस क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो इसके लिए क्या करें? हम एक परख नली ले लें, परख नली में दानेदार जिंक ले लें। दानेदार जिंक मतलब ये जिंक धातु हो गई, और साथ ही साथ इसमें क्या ले लें? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसको इस परख नली को एक स्टैंड पे कस दें। हमने क्या किया? एक परख नली ली, परख नली में दानेदार जिंक लिया और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, और इस परख नली को स्टैंड पे कस दिया। इसके ऊपर एक कार्क लगा दिया और कार्क में से एक निकास नली निकाल के, और इस निकास नली का संबंध एक साबुन विलयन से कर दिया। साबुन विलयन एक टब में भरा हुआ है। अब जैसे ही अभिक्रिया होगी तो गैस उत्पन्न होगी। ये गैस निकास नली के द्वारा साबुन के विलयन में आएगी, और साबुन के विलयन में आने पर यहाँ पर क्या बनाएगी? बुलबुले बनाएगी। ये बुलबुले जब ऊपर उठेंगे हवा में, तो ऊपर उठने पर इसके सामने जब हम जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे तो ये बुलबुले जो है इसमें से एक विशेष आवाज उत्पन्न होगी जिसको कहते हैं पॉप ध्वनि। विशेष आवाज उत्पन्न होगी, पॉप ध्वनि कहेंगे उसे। और ये विशेष आवाज के साथ साथ ये जो बुलबुले के अंदर जो गैस है वो जलने लगेगी। तो ये 2 गुण तो किसमें पाए जाते हैं? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन पॉप ध्वनि के साथ आवाज करती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन जलने वाली गैस है। तो ये प्रयोग से सिद्ध होता है
कि हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अगर उत्पन्न, हाइड्रोजन गैस का गुण क्या है, वो जलने वाली गैस है। तो जैसे ही हम जलती हुई मोमबत्ती उसके सामने ले गए तो वो जलने लग गई, और साथ ही उसने एक विशेष आवाज की जो दूसरी गैस निकलती है। तो यहाँ इस प्रयोग के द्वारा हमने सिद्ध किया कि अम्ल की जब धातु से अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसको हमने कन्फर्म कर दिया। अब हम आगे देखें, अम्ल की जब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। अम्ल की अभिक्रिया जब धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ होती है तो धातु लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है। तीन चीजें बनती है। जब भी अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होगी तो धातु लवण, जो भी धातु है उसका लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनता है। सबसे पहले हम देखें धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट में हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम धातु का कार्बोनेट है और इसकी अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होगा, सोडियम धातु का लवण, सोडियम सल्फेट और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनेगा। तो जब भी धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ होगी तो धातु लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। अब हम देखें धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर क्या होगा। धातु बाइकार्बोनेट जैसे हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये धातु बाइकार्बोनेट है। इसकी जब अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, धातु का लवण बनेगा, यहाँ पर बन रहा है सोडियम क्लोराइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनेगा। अब अगर ये जो गैस निकल रही है ये वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका परीक्षण कैसे करेंगे। इसका परीक्षण करने के लिए हम एक अरेंजमेंट करेंगे, एक व्यवस्था करेंगे। कैसी व्यवस्था, जैसे आप चित्र में देख रहे हो, परख नली है, परख नली का स्टैंड पे कस दिया है और परख नली में दो नलियां लगी हुई है। एक है थीसेल फनल जिसको कीप कहते हैं, ये थीसेल फनल है, और दूसरी एक निकास नली लगी हुई है। तो थीसेल फनल से हम क्या करेंगे कि इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, और जो निकास नली है उससे क्या होगा कि जो गैस उत्पन्न होगी वो गैस इस निकास नली से बाहर जाएगी, और फिर क्या करेंगे हम इसका संबंध एक दूसरी परख नली से कर देंगे, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, मतलब चूने के पानी का विलयन। ये चूने का पानी का जो विलयन है ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, पारदर्शी होता है ये। अब क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, परख नली में सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट के टुकड़े डाल दिए और फिर इस थीसेल फनल के सहायता से इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला। जैसे ही तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होने पर गैस उत्पन्न होगी। ये गैस जो है निकास नली के द्वारा जाएगी और ये जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जैसे ही जाएगी तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन पारदर्शी विलयन है, रंगहीन विलयन है, ये दूधिया हो जाएगा। तो ये गुण केवल किसमें पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण है कि वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इस प्रयोग के द्वारा सिद्ध होता है कि जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर दूसरी गैस होती तो वो चूने के पानी को दूधिया नहीं कर पाती। पहले चूने का पानी कैसा था, पारदर्शी। जैसे ही उसमें ये गैस प्रवेश करती है वैसे ही चूने का पानी कैसे हो जाता है, दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया होना इस बात को सिद्ध करता है कि इस प्रयोग में निकलने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब भी अम्ल की होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। अब हम आगे देखें अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। जैसे एक अम्ल ले लिया हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, क्षार से। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, क्षार है। जब अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया होगी तो लवण और पानी बनेगा। अम्ल की जब क्षार के साथ अभिक्रिया होगी तो लवण और पानी बनेगा, और अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे।
तो जब अम्ल की क्षार से अभिक्रिया होती है तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण और पानी बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम देखें अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? जैसे धातु ऑक्साइड में हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ये धातु ऑक्साइड है, इसकी जब अम्ल के साथ यहाँ पर ले लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कॉपर ऑक्साइड की जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड और पानी। तो ये क्या है? कॉपर का लवण, मतलब धातु ऑक्साइड से जब अभिक्रिया होगी तो लवण और पानी बनेगा। तो जब भी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होगी तो लवण और पानी बनेगा। अब यहाँ पर अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बना रहा है और अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी लवण और पानी बना रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि जो धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। धातु ऑक्साइड किस प्रकृति का है? क्षारीय। तो हमको याद रखना है कि जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब हम देखें विद्युत चालकता। अम्ल का जल में विलयन विद्युत का चालक होता है। अम्ल को जब जल में विलय किया जाता है और फिर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा आसानी से उसमें से गुजर जाती है। तो इसको देखें, हम एक प्रयोग करके देखें। प्रयोग कैसे? तो हमने एक बीकर ले लिया, बीकर में एक रबर का कार का नीचे तली में लगा दिया, 2 कील लगा दी और दोनों कील का संबंध 2 वायर से कर दिया। और 2 वायर जो हमने निकाले हैं, इन 2 वायर का संबंध 6 वोल्ट की बैटरी से कर दिया। साथ ही साथ एक बल्ब लगा दिया, एक स्विच लगा दिया और इस बीकर में भर दिया तनुकृत अम्ल का विलयन। तनुकृत अम्ल का विलयन, तनु अम्ल का विलयन ले लिया। अब हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा कि विद्युत प्रवाहित होने लगेगी और बल्ब जलने लगेगा। अब जब तार का संबंध इस तार का संबंध इस तार से नहीं है तो फिर यहां से यहां तक विद्युत को कौन ले गया? यहां से यहां तक विद्युत को ले गया अम्ल। तो इस बात से सिद्ध होता है कि अम्ल विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। इस प्रयोग के द्वारा हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन है वो विद्युत का चालक होता है। अब हम आगे देखें क्षारक। क्षारक क्या होते हैं? जैसे हमने अम्ल देखें, अब हम क्षारक को देखेंगे। क्षारक वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षारक वे पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। साथ ही साथ जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन। तो यहाँ पर 3 गुण हैं। एक तो वो स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं, दूसरा लिटमस पत्र, जो लाल लिटमस पत्र है उसको कैसा कर देते हैं? नीला कर देते हैं। और तीसरी बात, वो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ये 3 गुण जिस पदार्थ में होंगे उनको कहेंगे क्षारक। अब जो जल में घुलनशील क्षारक हैं उनको क्षार कहते हैं। जो जल में विलय हैं, जल में घुल जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? क्षार। अब क्षार को भी प्रबलता के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे अम्ल को 2 भागों में बांटा गया था प्रबलता के आधार पर, उसी प्रकार से क्षार को भी प्रबलता के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया है, दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। अब दुर्बल क्षार किसको कहेंगे? ऐसे क्षार जो जल में विलय करने पर कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ऐसे क्षार जो जल में अगर हम उनको घोलें तो हाइड्रोक्साइड आयन तो उत्पन्न होंगे लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी। तो जब क्षार जलीय विलयन में कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करेंगे तो उसको कहेंगे दुर्बल क्षार। इसके उदाहरण क्या है? दुर्बल क्षार के उदाहरण NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साथ में CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा भी बहुत सारे दुर्बल क्षार हैं। तो ये दुर्बल क्षार के उदाहरण हैं। अब हम प्रबल क्षार को देखें। प्रबल क्षार ऐसे क्षार जो जल में विलय करने पर अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार का उल्टा, दुर्बल क्षार कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं और प्रबल क्षार जो है वो अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। अब इसके उदाहरण देख लें हम।
इसके उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसके अलावा भी हैं। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और KOH प्रबल क्षार के उदाहरण हैं। अब हम आगे देखें क्षार के गुणधर्म। क्षार के गुणधर्म में सबसे पहला गुणधर्म क्या है? क्षार स्वाद में कड़वे या कसेले होते हैं। दूसरा गुणधर्म क्या है? क्षार को यदि लाल लिटमस पत्र पे डाला जाए, क्षार की कुछ बूंदों को यदि लाल लिटमस पत्र पे डाला जाए तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तीसरा, क्षार मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसी अभिक्रिया दिखाता है? जब क्षार के अंदर मिथाइल ऑरेंज की कुछ बूंदे डालेंगे तो गुलाबी रंग उत्पन्न होगा। मिथाइल ऑरेंज के साथ क्षार कौन सा रंग देते हैं? गुलाबी रंग देते हैं। तो क्षार में जब मिथाइल ऑरेंज की कुछ बूंदे मिलाने पर क्षार गुलाबी रंग देता है। अब अगर अगला गुण देखें, क्षार की धातुओं के साथ अभिक्रिया होने पर क्या होगा? क्षार की जब धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। यह अभिक्रिया अम्ल और क्षार में समान रूप से होती है। अम्ल भी धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, क्षार भी धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब हम देखें क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। क्षार अभी हमने देखा था शब्दों में कि क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस। इसका एक समीकरण भी देख ले हम। जैसे ये धातु है जिंक और ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक धातु और क्षार के साथ अभिक्रिया हो रही है, क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो रहा है? लवण बन रहा है, धात्विक लवण, और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। ये लवण है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। तो क्या हुआ? जिंक की जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया हुई तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई। तो ये हमको याद रखना है कि क्षार जब धातु से अभिक्रिया करता है तो धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब हम देखें जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? क्षार जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और पानी बनता है। क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है। अब इस अभिक्रिया को भी देख ले। ये क्षार ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा सोडियम सल्फेट और साथ में पानी बनेगा। तो जब भी क्षार की अभिक्रिया अम्ल के साथ होगी तो लवण और पानी बनेगा। ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं। अब हम आगे देखें क्षार की जब अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और पानी बनाता है। इस अभिक्रिया को भी हम देख लें। एक क्षार है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एक अधात्विक ऑक्साइड है। अधातु है कार्बन और उसका ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अधात्विक ऑक्साइड। तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब क्षार की अभिक्रिया होगी तो क्या होगा? लवण और पानी बनेगा। तो यहाँ पर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो क्षार है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड जो अधात्विक ऑक्साइड उसके साथ अभिक्रिया होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट नाम का लवण और पानी बनेगा। अब हम देखें क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। क्षारक वे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनको कहेंगे क्षार। इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षार क्षारक होते हैं, पर सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। अब इसका उदाहरण भी ले लें कि कौन से क्षारक हैं। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH होल थ्राइस, ये सूत्र है उसका, रासायनिक सूत्र फेरिक हाइड्रोक्साइड का। और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये दोनों क्या हैं? क्षारक हैं, पर इनको क्षार नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं है। जो क्षारक जल में घुलनशील होंगे उनको क्षार कहेंगे। तो ये दोनों क्षारक तो हैं लेकिन क्षार नहीं है, इसलिए क्योंकि ये जल में घुलनशील नहीं है, जल में विलय नहीं होते। अब हम आगे देखें अम्ल क्षार सूचक। अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए जिन पदार्थों को उपयोग किया जाता है वो कहलाते हैं अम्ल क्षार सूचक।
अब सबसे पहला सूचक है लिटमस। ये लिटमस क्या है? प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति से प्राप्त किया जाता है, ये प्राकृतिक सूचक है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। अब इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है? थेलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। ये थेलोफाइटा समूह क्या है? ये हमने कक्षा 9 में देखा था। थेलोफाइटा समूह जब हमने पादप और जंतु का वर्गीकरण देखा था, उसमें देखा था थेलोफाइटा समूह। और थेलोफाइटा समूह में लाइकेन शब्द भी हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। लाइकेन जो पौधा है उससे निकाला जाने वाला जो रस है वो लिटमस कहलाता है। इसको सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। सूचक की तरह कैसे? अम्ल और क्षार की पहचान करने में उपयोग किया जाता है। जब ये उदासीन होता है तब इसका रंग बैंगनी होता है। जब ये उदासीन होता है तो इसका रंग कैसा होगा? बैंगनी। और अम्ल और क्षार की पहचान में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हल्दी भी अम्ल क्षार की पहचान करने में उपयोग की जाती है। ये भी प्राकृतिक सूचक है। हल्दी के साथ अम्ल जो है वो कोई रंग हल्दी का नहीं बदलता। हल्दी पीले कलर की है और अगर हम अम्ल डालेंगे तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब हम उसके ऊपर क्षार मतलब साबुन घिस देंगे, साबुन लगा देंगे हल्दी के दाग के ऊपर या हल्दी के ऊपर, तो क्या होगा कि लाल रंग उत्पन्न होगा। तो हल्दी भी एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। अम्ल के साथ हल्दी का रंग नहीं बदलता है, जबकि क्षार के साथ लाल रंग उत्पन्न होता है। एक और देखें, लिटमस पेपर। ये लिटमस जो विलयन है, इसको जब नीले विलयन को जब कागज पे सुखा लिया जाए तो वो नीला लिटमस पत्र कहलाएगा। और लाल विलयन को जब कागज के ऊपर, पतले कागज के ऊपर सुखा लिया जाए, कागज के ऊपर सुखा लिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? लाल लिटमस पत्र। तो नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र ये वास्तव में लिटमस से बने हुए कागज हैं। लिटमस को कागज के ऊपर सोख के बनाया गया है और इनको प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार की पहचान में उपयोग किया जाता है। अब एक और सूचक है फिनोप्थेलिन। ये प्राकृतिक सूचक नहीं है, ये है सिंथेटिक। ये सिंथेटिक कैसे? संश्लेषित है, इसको लेबोरेटरी में बनाया गया है। अब इसका देखें, अगर गुण देखें तो ये रंगहीन पदार्थ है, ये संश्लेषित सूचक है। और अम्लीय विलयन में ये रंगहीन रहता है। जब अम्ल के अंदर इसकी कुछ बूंदे डालेंगे फिनोप्थेलिन की तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब क्षार में फिनोप्थेलिन की कुछ बूंदे डालेंगे तो गुलाबी रंग उत्पन्न होगा। अब एक और संश्लेषित सूचक है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी संश्लेषित सूचक है, लेबोरेटरी में बनाया गया है। अम्लीय विलयन में जब मिथाइल ऑरेंज की कुछ बूंदे डालेंगे तो लाल रंग उत्पन्न होगा। और क्षारीय विलयन में जब मिथाइल ऑरेंज की कुछ बूंदे डालेंगे तो पीला रंग उत्पन्न होगा। तो हमने देखे ये अम्ल क्षार सूचक। अब हम आगे देखें पीएच पैमाना। पीएच पैमाना क्या होता है? पीएच का सबसे पहले तो हमको पूरा नाम मालूम होना चाहिए। पीएच का पूरा नाम है पोटेंज डी हाइड्रोजन, अर्थात हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। हाइड्रोजन आयन कितनी मात्रा में है, उनकी संख्या कितनी है, यह अम्ल व क्षार की प्रबलता को प्रकट करता है। अम्ल कितना प्रबल है, क्षार कितना प्रबल है, अम्ल दुर्बल है, प्रबल है, या क्षार प्रबल है, दुर्बल है, इसको प्रकट करने का जो पैमाना है वो पीएच पैमाना है। इस पैमाने पर क्या होता है, 0 से लगाकर 14 तक के अंक लिखे होते हैं, 0 से 14 तक के नंबर लिखे होते हैं। और किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इसको विकसित किया गया। अब अगर हम इस पैमाने के ऊपर विलयन को परीक्षण करें तो पीएच पैमाने पर यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो विलयन अम्लीय होगा। और यदि पीएच मान किसी विलयन का 7 से अधिक होगा तो वो विलयन क्षारीय होगा। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वो विलयन उदासीन होगा। तो 3 कंडीशन है, 3 स्थितियां हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो वो विलयन कैसा होगा, क्षारीय। और यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वो विलयन उदासीन होगा। अब हम इस पीएच स्केल को देखें। जैसे ये पीएच पैमाना हमारे सामने स्क्रीन पे है, इसमें 0 से लगाकर 14 तक, 0 से 14 तक के नंबर लिखे हुए हैं। ये 7 जिसका भी पीएच मान आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आसूत जल, डिस्टिल्ड वाटर मतलब आसूत जल, ये जो प्रयोगशाला में उपयोग किया जाता है वो जल का पीएच मान कितना होता है, 7।
ये उदासीन होता है। 7 से नीचे जितने भी पीएच मान होंगे जिन विलयन के, वो सब अम्लीय होंगे, और 7 से ऊपर जिन विलयन का पीएच मान होगा वो कहलाएंगे क्षारीय। जैसे सबसे अगर अम्ल की बात करें तो अम्ल में जिसका पीएच मान कम होगा वो प्रबल अम्ल होगा, और जिसका पीएच मान अधिक होगा वो दुर्बल अम्ल होगा। जैसे हम उदाहरण ले लें, 2 अम्ल हमारे पास, एक ए अम्ल है जिसका पीएच मान है 0 और दूसरा बी है जिसका पीएच मान है 2। तो अब इन दोनों में से कौन प्रबल अम्ल है, ए की बी? तो ए आएगा प्रबल, क्योंकि जिसका पीएच मान कम होता है वो अम्ल प्रबल होता है, और जिसका पीएच मान अधिक होगा वो अम्ल दुर्बल अम्ल होगा। दोनों का अगर तुलना करें तो, जैसे एक और उदाहरण ले लें, जैसे एक अम्ल ए है जिसका पीएच मान 3 है, एक अम्ल बी है जिसका पीएच मान 5 है, तो कौन प्रबल होगा? जिसका पीएच मान 3 है। लेकिन क्षार में इसका उल्टा है। क्षार में कैसे? जिसका पीएच मान अधिक होगा वो प्रबल क्षार होगा, और जिसका पीएच मान कम होगा वो दुर्बल क्षार होगा। जैसे अगर उदाहरण ले लें, एक क्षार है जिसका पीएच मान 9 है और एक क्षार है जिसका पीएच मान 13 है, तो जिसका पीएच मान 9 है वो दुर्बल क्षार कहलाएगा, और जिसका पीएच मान 13 है वो प्रबल क्षार कहलाएगा। तो यहाँ पर कुछ नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे बैटरी में जो अम्ल डाला जाता है उसका पीएच मान 0-1 के बीच को होता है, जो नींबू है उसका पीएच मान 2 से 3 के बीच में। इस तरीके से सबसे प्रबल जो क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका पीएच मान 14 के आसपास होता है, और सबसे प्रबल जो अम्ल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका पीएच मान 0 से 1 के बीच में होता है। अब हम देखें कि जो पीएच है उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। हमारा जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 पीएच के बीच कार्य कर सकता है। जब तक हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच में होगा तब तक हम जीवित रहेंगे, और जैसे ही पीएच मान इससे कम या इससे अधिक हो जाएगा तो हमें दिक्कत होगी या हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो क्या हुआ, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते, इस पीएच परिसीमा जो है उसके बीच ही जीवित रह सकते हैं। अब वर्षा का जल, अगर वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से अगर वर्षा का जल का पीएच मान कम हो जाए तब हम कहेंगे कि ये अम्लीय वर्षा है। इसी तरीके से हमारे पाचन तंत्र में भी, जैसे अमाशय में देखें, पाचन तंत्र जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जो अमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है कि अमाशय के माध्यम को अम्लीय करता है, और साथ ही साथ भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को मारता है और पाचन में सहायता करता है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये हमारे अमाशय में को नुकसान पहुंचाए बगैर भोजन के पाचन में सहायता करता है। लेकिन जब हम अधिक मात्रा में भोजन खा लेते हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि हम अधिक मात्रा में भोजन खा लेते हैं या ज्यादा मसालेदार भोजन खा लेते हैं, तो हमारे अमाशय में अपच की स्थिति हो जाती है, और अपच की स्थिति में क्या होगा, अम्ल अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारे पेट में दर्द होगा, उदर में दर्द होगा और जलन महसूस होगी, एसिडिटी होगी, जलन महसूस होगी। डॉक्टर को दिखाएंगे तो फिर डॉक्टर कहेगा हमको एंटासिड देगा। एंटासिड ऐसे क्षारक हैं जो अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। अब कौन सा एंटासिड जो कि इस तरीके से अपच के लिए उपयोग किया जाता है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। जब भी एसिडिटी बढ़ जाती है या उदर में दर्द और जलन महसूस होती है, उस कंडीशन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से क्या होगा, उस अम्ल के प्रभाव को कम किया जाता है। अब पीएच परिवर्तन का हमारे दांतों पे क्या प्रभाव गिरता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए, पीएच मान अगर हमारे मुंह का 5.5 से कम हो जाए तो दांत सड़ने लगेंगे, दांत खराब होने लगेंगे। अब हम देखें लवण, तीसरा और अंतिम भाग है इस पाठ का, वो है लवण। लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो लवण कहलाते हैं।
अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होगी तो जो उत्पाद बनेंगे, जो पदार्थ बनेंगे वो लवण कहलाते हैं। जैसे हम इसका समीकरण ले लें, अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनेगा? लवण और पानी। तो ये लवण है सोडियम क्लोराइड। अब हम लवण से रसायनों का निर्माण देखेंगे। 5 रसायनों का निर्माण देखेंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसी तरीके से विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इसका निर्माण कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये जो सोडियम क्लोराइड है वो वियोजित हो जाता है, टूट जाता है और किस में बदल जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। तो इसमें क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है, मतलब नमक को जब जल में घोल लिया जाता है और फिर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है, साथ में क्लोरीन उत्पन्न होती है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। अब इसका निर्माण कैसे होता है? जब बुझे हुए चूना, बुझा हुआ चूना क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH की जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसकी अभिक्रिया को भी हम देख लें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब क्लोरीन से हो रही है तो यहाँ पर हमने लिखा CaOH और क्लोरीन मतलब Cl2। इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो बनेगा विरंजक चूर्ण CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में क्या बनेगा? पानी। अब इसके उपयोग देखें। जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वस्त्र उद्योग और में क्या होगा? सूती और लिनन के जो विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। सूती कपड़ों के और लिनन के जो कपड़े हैं उनके विरंजन में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन में, कागज की फैक्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। किस काम में आता है? लकड़ी के मज्जा के विरंजन में। तीसरा, जो पीने का पानी है उसको रोगाणु नाशक के रूप में पीने के पानी। अब हम आगे देखें। आगे हम देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका सूत्र क्या है? NaHCO3। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका निर्माण कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड लें, कार्बन डाइऑक्साइड लें, पानी लें और अमोनिया लें। ये 4 चीजें लेना पड़ेगी, NaCl, CO2, H2O और NH3। सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अमोनिया, ये 4 पदार्थों में जब क्रिया करवाई जाती है तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के साथ में बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इस तरीके से सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अमोनिया की अभिक्रिया से बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। अब ये बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को बनाने में उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। जैसे बेकिंग जो सोडा है वो ले लेंगे और उसके अंदर टार्ट्रिक अम्ल मिला देंगे तो वो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। अब दूसरा उपयोग है, ये एंटासिड का एक संघटक है। जो अपच की स्थिति में जो एंटासिड लिया जाता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। अग्निशामक में भी इसका उपयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले जो उपकरण है उसमें भी इसको उपयोग किया जाता है। अब हम देखें धोने का सोडा। धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अब इसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। अब इसका निर्माण कैसे होगा? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से। सोडियम कार्बोनेट लें और इसका
फिर से क्रिस्टलीकरण करें, क्रिस्टल में बदलें, तो उससे क्या प्राप्त होगा? धोने का सोडा। अब इसकी अभिक्रिया देख लें हम। सोडियम कार्बोनेट का क्या करना है? हमको क्रिस्टलीकरण करना है। तो क्रिस्टलीकरण के लिए सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किससे होगी? जल से, और इस तरीके से प्राप्त होगा धोने का सोडा Na2CO3.10H2। अब इसका उपयोग कहाँ पर होता है? इसका उपयोग होगा कांच, साबुन और कागज उद्योग में। दूसरा उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए। तीसरा उपयोग इसका जल की स्थायी कठोरता हटाने के। अब हम आगे देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र क्या है? CaSO4.12H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। अब इसका निर्माण कैसे होगा? तो जिप्सम से इसका निर्माण होगा। जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करेंगे, जिप्सम को जब 373 केल्विन तापमान पर गर्म करेंगे, तो क्या होगा? जिप्सम के अणु में से जल का अणु निकल जाएगा, और जब जिप्सम के अणु में से जल के अणु निकल जाएंगे तो बचेगा कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ये जो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है, ये वास्तव में क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब क्या होगा? इस सफेद चूर्ण को जो अभी हमने प्राप्त किया, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करके जो सफेद चूर्ण प्राप्त किया, इसको यदि हम जल में मिलाएं फिर से, तो ये पुनः जिप्सम में बदल जाता है। तो कैसे होगा? तो जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जल मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब CaSO4.12H2O, और इसमें अगर जल मिला दें 1.5H2O तो बनेगा CaSO4.2H2O। तो ये जो CaSO4.2H2O है, ये है जिप्सम। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? टूटी हड्डी पर प्लास्टर चढ़ाने में। मतलब टूटी हड्डी पे जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो पीओपी का चढ़ाया जाता है। इसी तरीके से खिलौने और सजावट का सामान बनाने में, मूर्तियां बनाने में, दीवार की सतह को चिकना बनाने में घर में पीओपी करवाते हैं, दीवारों की, छत की। तो क्या हुआ? दीवार की जो सतह है वो चिकनी हो जाएगी, छत की सतह चिकनी हो जाएगी। तो इस तरह के इसके उपयोग हैं। यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।